दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारी क्लासेस डेली 8 बजे से 9 बजे तक लाइव चलेंगी, जिसमें आपको हम हिंदी 0 लेवल से पढ़ाएंगे। और हम आज सबसे पहले वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड विचार के बारे में, वर्ड ध्वनि और अक्षर स्वर सारी चीजें हम आपको 0 लेवल से बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम समय को व्यतीत न करते हुए हम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। दोस्तों, हम सबसे पहले आज वर्ड विचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ड विचार। हम आज सबसे पहले वर्ड पर विचार करेंगे, जिसमें जो है हमें देखना है वर्ड की परिभाषा क्या है। क्या है? वर्ड की परिभाषा। वर्ड विचार में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ड की परिभाषा, जिसमें हम देखेंगे वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिसके खंड नहीं किए जा सकते। देखिए, हम सबसे पहले वर्ड की परिभाषा देख रहे हैं कि वर्ड उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ही ना किए जा सके, जिसका कोई खंड ही ना हो, हम उसे कहते हैं वर्ड। देखिए, इसमें सबसे पहले जैसे ये हमारा का, जैसे इसको जब हम तोड़ देंगे, खंडित कर देंगे, तो इससे हमारा छोटा निकल जाएगा, लेकिन हम इसका इससे भी ज्यादा लघु रूप नहीं कर सकते हैं कि का हम इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं। ये हमारा शुद्ध व्यंजन हो गया, जिसमें हमेशा आ जो है वो छिपा होता है। हमारे व्यंजन की परिभाषा हम आपको आगे बताएंगे कि जो है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। और ये परिभाषा हमारी किसने दिया है? कामता प्रसाद गुरु ने। किसने दिया दोस्तों? कामता प्रसाद गुरु। कभी भी कहीं भी आपसे ये पूछा जाए कि वर्ड किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे बताइए वर्ड जो है वह मूल ध्वनि है जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते, जिसका हम खंड ही नहीं कर सकते। ये हमारे हिंदी के विद्वान कामता प्रसाद गुरु ने कह दिया पहले। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी परिभाषा। वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे दोस्तों, वर्ड वह छोटी से छोटी वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो वर्ड वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है। जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और जिसके टुकड़े
नहीं किए जा सकते। ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबको पता है यदि बच्चा रो रहा है तो हम उसको वर्ड नहीं कह सकते, लेकिन अगर बच्चा रो रहा है, उसके चिल्लाने की आवाज आ रही है, वो कोई ना कोई ध्वनि तो उसके मुंह से निकल रही है ना, हम उस ध्वनि को वर्ड तो नहीं कह सकते ना। हम सबसे पहले तो ये हमारा जो वर्ड है ये कान का विषय है, क्योंकि हमें सुनाई कानों से ही देता है। कोई भी आवाज हो, चाहे मच्छर के हो, चाहे मक्खी की हो, चाहे जो है किसी बच्चे के रोने की ध्वनि हो, तो उसको हम ये नहीं कह देंगे कि बच्चा रो रहा है तो वो वर्ड का उच्चारण कर रहा है। अगर बच्चा रो रहा है तो वो केवल और केवल क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। ये परिभाषा हमारी आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ये परिभाषा हमारी किसने दी है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, जिन्होंने हिंदी शब्द अनुशासन लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस पुस्तक का नाम हिंदी शब्दानुशासन। इसी में इन्होंने वर्ड की परिभाषा देते हुए कहा है कि वर्ड बहुत छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है और जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ये किसने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने, और ये हिंदी शब्दानुशासन में कहा। अब हम देखेंगे सामान्य परिभाषा जो हमें हमेशा बताई जाती है। वर्ड की हम सामान्य परिभाषा देखेंगे। जैसे ये तो हमने आपको दो परिभाषा बताई, जो हमने आचार्य के अनुसार बताई है, जो विद्वानों के अनुसार बताई है, और जो हमें किताबों में लिखी हुई सामान्य परिभाषा मिलती है, हम उसे देखेंगे। वर्ड की सामान्य परिभाषा, या आप ऐसे नीचे हेडिंग डाल दीजिए सामान्य परिभाषा। सामान्य परिभाषा, हम इसमें हमें सबसे पहले इसमें यही बताया जाता है कि ध्वनि वह लिखित रूप है जिसे हम वर्ड कहते हैं। ध्वनि वह लिखित रूप है ध्वनि वह लिखित रूप है जिसे हम वर्ड कहते हैं। ध्वनि वह लिखित रूप है जिसे हम वर्ड कहते हैं। या हमें ये भी बता दिया जाता है कि सबसे छोटी इकाई जो है वर्ड कहलाती है। या ऐसे लिख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ड कहलाती है। किंतु रचना के आधार पर अगर हम देखेंगे, किंतु नई लाइन से लिखेंगे, किंतु रचना के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम, सबसे लघुतम इकाई वर्ड कहलाती है।
सीधे याद कर लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, या भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ड कहलाती है। लघुत्तम का मतलब ही छोटा होता है। जो हमें किताबों में कहीं कहीं ये मिल जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, और कहीं कहीं ये दे दिया जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई वर्ड कहलाती है, जिससे आप कंफ्यूज होते हैं कि सही क्या है, लघुत्तम सही है कि सबसे छोटी सही है। दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आई बात? अब हम देखेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। हमने वर्ड को तो बता दिया आपको, वर्ड विचार के बारे में बताया, उसकी परिभाषा बताई। अब हम देखेंगे ध्वनि किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे ध्वनि। अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे? ध्वनि। बच्चों जो भी चीजें आपको समझ में ना आई वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, हम आपको जो है उसको बताएंगे। जो भी चीज आपको लगे कि मैम ये चीज नहीं समझ में आ रही, आप तुरंत बोलिए कि जो है मैम ये चीज नहीं समझ में आ रही, आप दोबारा बताइए, ठीक है? अब हम अगली हेडिंग डालेंगे ध्वनि। देखिए, उच्चरित मौखिक जो भी हम उच्चारण करते हैं, मौखिक जो होता है वो ध्वनि कहलाता है। मौखिक जो चीजें होती हैं वही क्या होती हैं? ध्वनि कहलाती हैं। तो हम कह देंगे उच्चरित मौखिक रूप, मौखिक रूप ध्वनि कहलाती है। उच्चरित मौखिक रूप ध्वनि कहलाती है। उच्चरित मौखिक रूप ध्वनि कहलाती है। हम कहते हैं मुख से निकली हुई हवा या मुख से निकली हुई हवा का वह सबसे छोटा से छोटा उच्चारण भी क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। जैसे हम आपको पहले भी बताएं कि यदि बच्चा रो रहा है, उसके मुख से जो भी आवाज आ रही है वो ध्वनि होती है। जब हम आपको उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे आगे चल के, तो उसमें भी बताया जाएगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ड किसे कहते हैं या ध्वनि क्या होती है, सब कुछ चीजें उसमें है। इसके बाद हम देखेंगे ध्वनि की परिभाषा हो गई, हमने आपको वर्ड की परिभाषा बताया, उसके बाद हमने आपको ध्वनि की परिभाषा बताई। अब हम पढ़ेंगे वर्ड। अब हम अगली हेडिंग क्या डालेंगे? वर्ड। अगली हेडिंग डालेंगे हम वर्ड, कि वर्ड किसे कहते हैं। ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ड की परिभाषा तो हमने बता दी, लेकिन वर्ड कहते किसे हैं ये भी तो जानना जरूरी है ना। देखिए, ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे श, का, खा, ड़ा, चा, कुछ भी आप ले सकते हैं कि जो ध्वनि के लिखित रूप होते हैं, जिन्हें हम लिख सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। और जो मौखिक होता है उसे हम ध्वनि कह देते हैं। समझ में आएगा कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं, और जो ऐसे मौखिक ही बोला जाता है उसे हम जो है ध्वनि कहते हैं। आगे हम देखेंगे अक्षर। अगले दिन डालेंगे अक्षर। अगले दिन डालेंगे हम अक्षर। अक्षर लिखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसका क्षय ना हो, जिसे हम नष्ट ना कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। कह रहे हैं वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका हम जो है उच्चारण श्वास के एक झटके में कर दें, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। कह रहे हैं वह ध्वनि
वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में हो, जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। कह रहे हैं वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में ही हो जाए, उसे हम जो है अक्षर कहते हैं। क्लियर हुआ? हमने आपको सबसे पहले वर्ड की परिभाषा बताई, फिर उसके बाद हम वर्ड ध्वनि के बारे में बताया हमने, फिर वर्ड के बारे में। अब हम क्या पढ़ना है? अक्षर। अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। क्या हेडिंग डालेंगे? वर्णमाला। अगली हेडिंग हम डालेंगे वर्णमाला। देखिए माला का अर्थ होता है पंक्ति या समूह। माला का क्या अर्थ होता है? पंक्ति या समूह। तो हम सीधे सीधे कह देते हैं कि निश्चित परिभाषा में वर्णमाला की हम सीधे कह देंगे निश्चित निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि, संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सीधे सीधे निश्चित व्यवस्थित क्रम में लिखित ध्वनि समूह के चिन्हों को वर्णमाला कहते हैं। कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। कि जब तक वो निश्चित क्रम में नहीं लिखा रहेगा हम उसे वर्णमाला नहीं कहते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि का के बाद खा लिखा जाता है। ये देखिए का वाली पंक्ति है, कहना है कि इसे का वर्ग बोला जाता है। का के बाद खा ही क्यों लिखा जाता है? कोई हमें बताएगा? क्यों ना हम का के बाद चा लिख दें, पा लिख दें, ता लिख दें? तो ये हमारा व्यवस्थित समूह नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्णमाला को उच्चारण स्थान के आधार पर लिखा गया है। जो हमारी का की पंक्ति है, जो हमारा का वर्ग है, ये जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसीलिए जिन जिन ध्वनियों का, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान सब जो है क्लियर होता है, उसी हिसाब से वर्णमाला को लिखा गया है। समझ में आएगा? अब हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ेंगे। परिभाषा हो गया वर्णमाला, माला का अर्थ हो गया पंक्ति या समूह, जिसमें हमने परिभाषा बताया कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिसमें हम इसके बाद देखेंगे हिंदी वर्णमाला।
निकालेंगे हिंदी वर्णमाला। देखिए हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित निम्नलिखित 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, जिसमें हम क्रम से देखेंगे। सबसे पहले हमारे स्वर होते हैं, फिर आयोगवा होते हैं, फिर स्पर्श व्यंजन होते हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार से आगे भी होते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्वर को देखेंगे, जिसमें हमारा आ ई उ दीर्घ री ए ओ औ। ये हमारे क्या हो गए? 11 स्वर हो गए। कभी भी आपसे पूछा जाए, कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। उसके बाद सबको पता है कि इन 11 स्वर के बाद अंक और आह आते हैं, जिसे अंक और आह, इसको जो है अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। जिनकी संख्या कितनी है? 2। इसे अनुस्वार और इसे विसर्ग भी कहा जाता है। समझ में आई बात इतना कि हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, जिसमें उसके बाद हमारे 2 अयोगवाह आते हैं, जिसमें अंक और आह आता है। अंक को अनुस्वार और आह को विसर्ग भी कहा जाता है। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग कौन है, या अनुस्वार और विसर्ग की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 2। फिर आगे हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन, जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। पा, फा, बा, भा, म। इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। इसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है? 25। हम इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये हमें उच्चारित करते समय कोई भी वर्ण हम उच्चारित करेंगे, जैसे हम बोल रहे हैं का, तो ये हमारे कंठ से उच्चारित हो रहा है, हमारे कंठ को स्पर्श करते हुए बाहर निकल रहा है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है छूना। उसके बाद हम देखेंगे हमारा अंतस्थ व्यंजन आता है, जिसमें या, रा, ला, वा, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, जिनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 4। आप काउंट करते रहिएगा। हमने सबसे पहले बताया 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन। ये हमारे स्वर हो गए, ये हमारे 2 अयोगवाह हो गए, ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए,
ये चार हमारे अंतःस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। जिनकी संख्या चार है, शा, श, श और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, चार। श, श, श और हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद हम देखेंगे चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन, जिसमें हमारा छा, त्रा, ज्ञा और श्रा आता है, जिसे हम श्री लिखते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है, चार। इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसे हम बाद में बताएंगे कि इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। ठीक है, जब हम व्यंजन पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे पूरे डिटेल से कि इसे संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे दो ऐसे हैं जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, जैसे डा और ढा। ये हमारे क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है, दो। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी है, दो। अब हम देख लेंगे यहाँ कि हमारे चार तो अंतस्थ हो गए, फिर हमारे चार जो है वो ऊष्म व्यंजन हो गए। उसके बाद हमारे चार हो गए संयुक्त व्यंजन। उसके बाद दो हो गया उत्क्षिप्त व्यंजन। हम लोग खुद ही काउंट कर लेंगे। देखिए, 5 2 7 1 8, 4 4 8 4 12, और फिर इसके बाद यहाँ देखिए सीधे 21 हो गया। देख लीजिए हमारे 51 वर्ड हिंदी वर्णमाला में आ गए। अरे सॉरी, 52। 17 5 22, 52 हमारे वर्ड जो है ये हिंदी वर्णमाला में आ गए, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोग वार, 25 अस्वर व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन ये अलग से जो है उसमें छिपे होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, इसीलिए इसका नाम उत्क्षिप्त व्यंजन रख दिया गया। जैसे जब हम लिखते हैं मेघक, तो यहाँ बिंदी लगी होती है ना ढा के नीचे, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन में आता है, ये तभी दिखता है। समझ में आएगा। और इसके बाद जो है हम नोट भी लिख लेंगे नीचे। नोट में लिखेंगे उच्चारण करते समय 44 वर्ड आते हैं और लिखते समय कितने आते हैं, 52। उच्चारण में 44 वर्ड आते हैं और लिखने में कितने आते हैं,
लिखने के आधार पर बावन वर्ड जब हम उच्चारित करते हैं, जब हम बोलते हैं तब 44 वर्ड होते हैं, और जब हम लिखते हैं तब कितने होते हैं? 52 वर्ड होते हैं। समझ में आया बात? हमने आपको पूरा हिंदी वर्णमाला बता दिया कि हमारे पास 52 वर्ड कैसे होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 2 अयोग वार, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिष्ट व्यंजन। लेकिन अगर कोई भी आपसे पूछे या कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जाए कि लिखने के आधार पर कितने वर्ड होते हैं, हम कितना बताएंगे? 52। और उच्चारण करने के आधार पर कितने वर्ड होते हैं? 44 वर्ड होते हैं। समझ में आएगा दोस्तों? कल हम पढ़ेंगे स्वर। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वर के बारे में, जिसमें स्वरों की संख्या बता दी गई है आपको, 11 स्वर होते हैं। कल हम उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर जो है इसे क्यों कहा जाता है, या स्वर की परिभाषा क्या है, स्वरों की संख्या क्या है, या फिर जो है हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है, कैसे मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर में कैसे बांटा गया है। और यदि आप सबको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जीरो लेवल से हिंदी के बारे में सबको पता चल सके। और हमें लगता है कि इतने अंदर से या इतने जीरो लेवल से आपको हिंदी नहीं मिलेगी कहीं पढ़ने के लिए। और जहां तक कि हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए तो कोई नहीं कि हाई स्कूल इंटर में ये चीजें पढ़ाई जाए, तो इसलिए हम सोचते हैं कि सभी बच्चों को ये जीरो लेवल से हिंदी मिले, जिसमें हमें सब कुछ पता चले। दोस्तों धन्यवाद।